वो नेता जो खुद को फकीर बोलता है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मीडिया के सवालों से इतना डरता है कि 12 सालों में एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया। मोदी साहब देखो, मैं दोस्ताना संबंध बनाता हूँ आपको। सरकार में रहते हुए अपनी सारी गलतियों पर टिकर नेहरू भी फोड़ता है। पंडित नेहरू पहले कहता था रुपया पतला होते जा रहा है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? मगर आज रुपया गिर कर 94 तक पहुंच गया, तो उसके हिसाब से रुपया मोटा होता जा रहा और डॉलर पतला होता जा रहा। 60 महीने 50 दिन मांगे, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा। जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले रहते हैं, उस राज्य में जाकर उस राज्य को नंबर 1 बनाने का वादा करता है। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। तो आज हम बात करने वाले हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उर्फ विश्व लीडर, जो सारे देशों को निर्देश देते हैं और भाग्य से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनको कुछ लोग भगवान मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं क्योंकि भगवान का जन्म 17 सितंबर 1950 वाडनगर गुजरात के एक लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। के पिता रेलवे प्लेटफॉर्म पे कैंटीन की दुकान चलाते थे और टाइम निकाल के मोदी जी और उनके सारे भाई अपने पिता की मदद करने जाते रहते थे। जैसे आजकल हम करते हैं, अपने घर में अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हैं, उनके काम में हेल्प करते हैं, वैसे ही वो अपने पिता के काम में हेल्प करने जाते रहते थे। मगर मोदी जी ने ये नहीं कहा मैं एक चाय बेचने वाला का बेटा हूं, बल्कि स्पेशली उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया तो मैं स्पेशली चाय बेचता था। इनके भाई के सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय दी, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। इनके भाई का कहना है मोदी जी को ये कहना चाहिए था वो एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं, ना कि वो चाय बेचने वाले हैं। तो स्पेशली यहाँ पे कोई तर्क नहीं बनता तो मोदी जी एक चाय बेचने वाले हैं, ये नैरेटिव भी पूरी तरह से फॉल्स है, क्योंकि ये सिर्फ चुनावी जुमला था। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मत करना। तो मोदी जी का कहना है कि मोदी जी के पिता बचपन में इतने गरीब थे जिसके चलते मोदी जी को चाय बेचना पड़ा। ये फोटो भी देखिए पहले, मोदी जी का सूट बूट में फोटो है एकदम, स्पेशली उस समय का 1950 का है, 1950 टू 1960। उस समय मोदी जी का उम्र 10 से 12 साल होगी, यानी 1960 टू 70 का फोटो है जिसमें मोदी जी सूट बूट पहने हुए एकदम जज लग रहे हैं, एकदम हीरो टाइप लग रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें। और एक मैं हूँ, मेरा जन्म 2005 में हुआ, अभी तक मेरे पास एक सूट बूट तक नहीं है। वही 2 साल पहले मुझे मेरा भाई का सूट बूट मिला, जिसे पहन के मैंने भी फोटो खिंचाया उछाया थोड़ा, क्योंकि मुझे भी मोदी जी जैसा लगना था। मैंने भी मोदी जी का फोटो खिंचाया है, ये फोटो आप देख सकते हैं। तो मेरा फोटो बचपन का एक भी फोटो नहीं है, मगर 1960 का मोदी जी का इतना अच्छा फोटो मिला है। ये कोई एआई जनरेटेड फोटो नहीं है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये कोई एआई जनरेटेड फोटो नहीं है। ये फोटो बहुत मीडिया में वायरल भी हुआ था, ये फोटो को लेकर कई अनगनत कहानियां बनाई गई थी, मगर ये रियलिटी है कि ये फोटो 1960-70 का समय का ही है, जब मोदी जी सूट बूट पहन के हीरो टाइप लग रहे थे। तो मोदी जी उस समय इतने गरीब थे तो इनके पास सूट बूट आया कहाँ से? मोदी जी उस समय इतने गरीब ही थे तो सूट बूट पहनने का तो सवाल ही नहीं उठता। बात तो सही है। और जब मोदी जी 8 साल के थे यानी 1958 में, तब मोदी जी की जर्नी स्टार्ट हुई। मोदी जी जिस इलाके में रहते थे वाडनगर में, वहाँ पे आरएसएस का शाखा लगता था, वहीं पे मोदी जी ने जाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उनका लगाव आरएसएस से बढ़ता गया, जिसके बाद मोदी जी फाइनली आरएसएस में शामिल हो। 1971 टू 1972 तक मोदी जी फुल टाइम आरएसएस के प्रचार प्रसार में लग गया। फिर 1985 में आरएसएस ने मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसमें मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। उसके कुछ ही दिनों बाद मोदी जी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। फिर मोदी जी वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की और फिर 1995 में मोदी जी को नेशनल लेवल तक भेज दिया गया, जिसमें उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश चुनाव को नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया। जिसके बाद मोदी जी धीरे धीरे और पॉपुलर होते गए। फिर जाके 2001 में मोदी जी को गुजरात के सीएम के तौर पर पेश किया गया, जिसके बाद 2001 में मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में मोदी जी की सरकार बनी, वहां पे मोदी जी को सीएम बनाया गया। और इन्हीं के बीच में 1990 के 2000 के बीच में मोदी जी हर जगह विजिट कर आए थे, जैसे अमेरिका, यूएस, कनाडा, मलेशिया, फ्रांस, हर जगह घुमाए थे। ये
यह एक फकीर की कहानी है जो 1990 दशक में इतने अच्छी जगहों पे घूम आया है, इतनी अच्छी जगहों पे भ्रमण कर आया है। ये उस दशक की कहानी है जिसमें पैसा का मोल बहुत कम था, मगर इतने दूर दूर जगहों पे घूम आना ये तो आश्चर्यचकित की बात नहीं है, क्योंकि ये फकीर ही सिर्फ कर सकता है। काश मैं भी फकीर होता, मैं भी आज फकीर होता तो मैं भी कई देशों में घुमाया करता, मैं भी फकीर होता तो मैं आज यहाँ वीडियो नहीं बना रहा था, मैं भी आज बहुत कुछ कर सकता था, मगर मैं फकीर नहीं हूँ। मोदी जी फकीर थे, इसलिए मोदी जी को इतना क्रेडिट मिला तो वो इतने देशों को भ्रमण कर रहे थे। मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में लगातार 2001 से लेकर 2014 तक पीएम मोदी जी के नेतृत्व में वो सीएम बने रहे। फिर 2014 में वो पीएम कैंडिडेट के तौर पर पास हुए, जिसके बाद उनको पीएम बनाया गया। और पीएम बनने के बाद मोदी जी ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी से सवाल पूछा गया तो मोदी जी ने कहा वो मेरा जवाब अमित शाह देंगे। ये वीडियो देखिए। यह सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत से। हमको डिसिप्लिन सोचना रहा है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। ऐसा मेरा सवाल प्रधानमंत्री से था कि क्या पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस या से पहला सवाल नहीं की। देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। पार्टी का पूरा एजेंडा रहा है कि मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है, बेसिस नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अपनी लाइफ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी वो अब सही से जवाब नहीं दे पाए, उसमें भी वो सही से जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया और आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया। ये एक पीएम का बात है, एक पीएम जो भारत में रहते हुए इतना डरता है कि उसने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया। मगर टेली प्रमोटर, स्पीच, मन की बात, सिलेक्टेड इंटरव्यू मोदी जी ने बहुत दिया, खूब दिया। सिलेक्टेड इंटरव्यू, मन की बात किया, लोगों को जगह जगह पहुंचे। मन की बात में मोदी जी को ऐसे दिखाया जाए वो जैसे वो एक भगवान है, उनकी बात सारा कोई सुनता है, सारा कोई इतना पैसा कमाया मन की बात में, मीडिया में ये सब चलता रहा, मगर एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया। ये आज का रियलिटी है। मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया पीएम के तौर पे। मगर ये जब पीएम नहीं थे तब बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे, मैं ये कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी दे दूंगा, देश को पूरी तरह से कर्ज से मुक्त कर दूंगा, देश के युवाओं को रोजगार दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा, हमें इलेक्शन जिताइए। इलेक्शन जीतने के बाद मोदी जी ने वादा किया था काला धन वापस लाएंगे। उसके बाद 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी किया। नोटबंदी जिनकी वजह से करोड़ों लोग लाइन में लगे। आरबीआई का डेटा कहता है 99.8% पैसा वापस आ गया है, यानी 0.2% पैसा सिर्फ वापस नहीं आया था, यानी वो पैसा आतंकवाद में लगा। अभी जो फिल्म आई है धुरंधर 2, उसमें दिखाया गया मोदी जी को एक जो डिमोनेटाइजेशन था वो एक मतलब हीरो के तौर पर दिखाया गया था, वो एकदम सही था। पर आरबीआई के डेटा तो यहाँ कुछ और ही कहता है। और मोदी जी जिन दिन देशों में विजिट करते हैं वहाँ पे जो एनआईए है उनका वीडियो फुटेज निकालती है, मगर वीडियो फुटेज को वो वीडियो को पूरी तरह से म्यूट कर देती है, एक भी आवाज़ नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे मोदी जी उनकी भाषा को जानते हैं, बिना साउंड को लोग देखते हैं तो सोचते हैं वाह मोदी जी तो उनकी भाषा जानते हैं, हंस हंस के खेल खेल के गले मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। A bond of real friendship. Great friend. उसके बाद then after अरे कहना क्या चाहते हो? thank you so much for visiting our country. My friend. Yeah. Sure, Mr. Modi. Thank you so much for visiting our country. Great harassment. इस टाइप से उनको एक हीरो के तौर पे पेश किया जाता है। हर बार एक हीरो के तौर पे पेश किया जाता है। गलत चीज को भी वो एक अलग तरह से प्रमोट करते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ उसको पूरी तरह से एक अलग तरह से पेश किया गया है, जैसे ही वो विश्व लीडर है, वो सारे देशों को नेतृत्व देते रहते हैं। जब नोटबंदी हुआ था तो लोग बोल रहे थे ये गलत था, मगर मोदी जी ने नहीं सुना। काला कानून आया था कृषि बिल, उस समय मोदी जी ने नहीं सुना, मगर बाद में जाके जब किसानों ने प्रोटेस्ट किया तो मोदी जी ने उनकी आवाज़ सुनी और काले कानून को वापस लिया। और ऐसे देश में बहुत सारे फैसले ऐसे लिए गए हैं कि मोदी जी ने सही भी कुछ किया, कुछ गलत भी किया है, मगर उनको हर बार एक हीरो के तौर पर दिखाया जाता है। उन पर इतना पैसा खर्च किया जाता है तो वो बोलो ही मत। और एक और नैरेटिव चलता है तो मोदी जी 24/7 वहाँ काम करते हैं। बात तो सच है, मोदी जी 24/7 आवर काम करते हैं। मोदी जी सोते नहीं है क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल है। मोदी जी 24/7 आवर विजिट करते रहते हैं। मोदी जी 24/7 आवर में
3 से 4 सूट बदलते हैं, खाना खाते नहीं होंगे। मोदी जी सूट बदलते नहीं होंगे 3 से 4, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। मोदी जी कहीं जाने के लिए उनको टाइम नहीं लगता होगा, इसलिए मोदी जी 24/7 और काम करते हैं, क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल है। क्योंकि मोदी जी ने खुद भी कहा था, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, यानी वो खुद भगवान है। इसलिए तो लोग उनकी पूजा करते हैं, इसलिए तो लोग उनकी अर्चना करते हैं। ये बात तो है। बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। क्या बोला तूने? और वो जिन रैलियों में जाते हैं तो वो गर्व से कहते हैं कि वो 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, देश में कोई गरीबी नहीं है, हमें वोट दे देंगे जिताइए, हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं देश को नंबर 1 पे बना दूंगा। जब वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं तो वो 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देखते हैं। मतलब 80 करोड़ लोग यहाँ पे बेरोजगार है, 80 करोड़ लोगों के पास खाना नहीं है, खाने के लिए रोजगार नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। वो बोलते हैं घुसपैठिया अंदर घुस आए। जब 12 साल से आपकी सरकार है तो घुसपैठिया अंदर कैसे आ गए, इसका कोई जवाब नहीं है। जिन जिन राज्यों में इलेक्शन होने वाला रहते हैं, यही उन लोगों का सबसे मेन टॉपिक रहता है। हिंदू मुस्लिम सबसे पहले लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम के बाद यूजीसी बिल आया था तो यूजीसी बिल में हिंदू आपस में लड़ने लगे थे। ऐसा बिल आ रहा है, ऐसा टॉपिक उठाया जा रहा है जिसकी वजह से देश में ऐसा माहौल पैदा हो रहा। उन रैलियों में एक भी सही पॉइंट का मुद्दा नहीं उठाया जाता। उन रैलियों में बेरोजगारी के लिए कोई बातें नहीं होती है, उन रैलियों में कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए वो बातें नहीं होती है। मगर जहाँ जहाँ इलेक्शन होने वाले रहते हैं वहाँ पे सबसे पहले ही वोट खरीद लिया जाता है। वहाँ पे सबसे पहले वोट खरीद लिया जाता है। वहाँ पे महिलाओं के खाते में 9-10 करोड़ रुपये डाल दिए जाते हैं। मतलब हर महिला को, एक महिला को 9,000 10,000 रुपये खाते में डाल दिए जाते हैं। जैसे बिहार में हुआ था और असम में इलेक्शन था, असम में भी ऐसा हो रहा। असम में महिलाओं को खाते में 9-10 रुपये डाल दिए गए हैं, जिसके बाद वहाँ पे अब आचार्य संहिता लग गया है। अब इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन का डेट भी अनाउंस हो गया है। ऐसा हो रहा देश में, मगर इसमें भी हमारे जो चुनाव आयोग है वो चुप्पी साधे रहता है, एक शब्द तक नहीं रखता है। और हमारे देश के युवा बेरोजगार बैठे हैं। देश में गैस की किल्लत है, देश में गैस की किल्लत है। बहुत अलग अलग शहरों में जो स्टूडेंट पढ़ने आए हैं बाहर, तो वो गैस भराने के लिए मिल नहीं रहा, वो घर जाना पड़ रहा, वो पढ़ाई छोड़ के अपने बीच में पढ़ाई छोड़ के घर जा रहे हैं गैस की किल्लत की वजह से। और ये अपने रैलियों में कहते हैं गैस की कोई कमी नहीं है, देश में 30 दिन का भंडार पड़ा हुआ है। ऐसी बातें मतलब जो ना के बराबर है। देश का हर जनता जानता है, जो लाइन में लगे हुए लोग हैं वो जान रहे हैं देश में गैस की किल्लत कितनी है। जो लाइन में लगे वो लोग जान रहे हैं देश में गैस के लिए उन्हें क्या से क्या नहीं करना पड़ा। किसी के बेटी के शादी है, वो लाइन में लगा हुआ है गैस भराने के लिए। किसी के घर में कुछ और है, किसी घर में किसी की डेथ हो गई, वो लाइन में लगा हुआ है गैस भराने के लिए। और ये ओपन खुले टाइप से बोलते हैं, बिना डरे हुए बोलते हैं। तो देश में गैस की कमी नहीं है, देश में गैस की कमी नहीं है। तो स्टूडेंट घर क्यों जा रहे हैं? हॉस्पिटल में खाना आजकल लकड़ी पर क्यों बन रहा? हॉस्पिटल में खाना आजकल लकड़ी पे क्यों बन रहा? हर जगह हॉस्पिटल से लेकर मंदिर तक में ताले लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना नहीं, गैस की किल्लत हो गई है। उसकी वजह से वो सही ढंग से खाना नहीं बन पा रहा। मगर इनको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ इलेक्शन से लेना देना है। और इनकी पास इतना पैसा है, वो पैसा आज तक 70 साल कांग्रेस ने राज किया। 70 साल अभी तक कांग्रेस पर 5 से 6 करोड़ रुपये होंगे, 5 से 600 करोड़। मगर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो 15 सालों से अभी सरकार में है, 12-13 साल से सरकार में है, इसके पास 12,000 करोड़ प्लस पैसा है। 12,000 करोड़, यानी जिन लोगों ने इनको डोनेशन देते हैं ना, ये उनको मोटा रकम 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना करके उनको टेंडर बेच देते रहते हैं। उन कंपनियों को टेंडर देते हैं जो जिनमें मतलब पेपर धोखाधड़ी का आरोप लगा हुआ है, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, मगर उसी को वो टेंडर देंगे। क्योंकि यहाँ पे पैसा फेंको तमाशा देखो का खेल चल रहा। आप उनको पैसा दो, ये आपको धंधा देंगे। और जिन पार्टियों, यानी हर राज्य में इलेक्शन होते रहते हैं, वहाँ पे एक नेता दूसरी पार्टी में शामिल होता है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी जो पहली ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी बन गई है। क्योंकि कांग्रेस है कि जितने फ्रॉड नेता थे, जिस पे अलग अलग तरह के आरोप लगे हुए थे, वो बीजेपी में शामिल होते गए और वो क्लीन होते गए, वॉशिंग मशीन में धुलते गए। वो उनको पूरी तरह से साफ कर दिया गया। यानी भारतीय जनता पार्टी में 70-80% कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। कांग्रेस वहाँ पे घुस गई है। जितने फ्रॉड नेता थे, जिन पे कई क्रिमिनल केसेस दर्ज थे, जिन पे ईडी सीबीआई के रेड होने वाले रहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद वो वॉशिंग मशीन में पूरी तरह से धुल जाते हैं। भ्रष्टाचार हमें किस मोड़ पे ले आया, कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या हो
मोदी जी के पीएम बनने के बाद देश में क्या से क्या नहीं देख रहे। लॉकडाउन, गैस की किल्लत, नोटबंदी के लिए लाइन में लगो, गैस के लिए लाइन में लगो, बेरोजगारी के लिए लाइन में लगो, क्या से क्या नहीं करो। मतलब काम ढूंढने जाओ तो वहाँ पे काम नहीं मिल रहा। देश में इतने युवा बेरोजगार पड़े हैं, उस पर कोई इनको दिक्कत नहीं है। और ये प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ पे ये एक बात कॉमन होती है, एक बच्चा वहाँ पे फोटो इनका दिखाते रहेगा। ऐसे ये वीडियो में देखिए, एक बच्चा फोटो दिखा के रहेगा, मोदी जी वहाँ से बोलेंगे अरे बच्चे आपका हाथ दुख जाएगा, आप नीचे हाथ कीजिए। उसके बाद बोलेंगे अपने गार्ड को उनका फोटो कलेक्ट कर लीजिए, वो मेरे पास लाइएगा। वो बच्चे का धन्यवाद देंगे। वो हर वीडियो में, हर रैली में ये स्क्रिप्ट आपको दोहराता हुआ मिल जाएगा, हर रैली में। मगर ये देश के काम पे एक बात नहीं करते हैं। देश के लिए, देश को आगे कैसे बढ़ाना है उस पर कोई बातें नहीं होती है। डॉलर आज 94 पर पहुंच गया, उस पर ये चुप्पी साधे रहते हैं। देश में युवा डर डर ठोकर खा रहे हैं, इस पे भी वो चुप्पी साधे रहते हैं। आखिर कब ऐसा हमें देखने मिलेगा जब डॉलर का वैल्यू गिर रहा होगा? कब हमारा रुपया मजबूत होगा? कब देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा? ये सवाल आपसे हम पूछते हैं, आप इसका जवाब दीजिएगा जरूर। और हमें आपसे आशा है कि आप देश को, आप विश्व लीडर हैं, आप सारे देशों को निर्देश देते हैं, अपने भारतीय लोगों को भी निर्देश दीजिए कि आप देश को आगे बढ़ाएंगे, ना कि देश को खा जाएंगे।